नमस्कार। जबलपुर महापौर के प्रत्याशियों के बीच का मुकाबला और भी रोचक होता जा रहा है। प्रदेश नेतृत्व ने इस बार जाने माने चिकित्सक, वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर जितेंद्र जामदार को मैदान में उतारा है। शुरुआती घटनाक्रम में प्रत्याशियों के नाम की दावेदारी से डॉक्टर साहब ने अपने आप को बाहर कर लिया था। दावेदारी के दौर से बाहर हो जाने पर रातों रात घटनाक्रम बदला और देर रात तक यह खबर भोपाल से प्राप्त हो गई कि डॉक्टर जामदार साहब के ऊपर प्रदेश नेतृत्व का बहुत प्रेशर है कि जबलपुर के विकास के लिए वे ही इस बार जिम्मेदारी उठाएं। हम इन्हीं सब विषयों पर डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। दैनिक जयलोक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। धन्यवाद परितोष। मैं दैनिक जयलोक के संस्थापक भाई अजीत भैया को आज स्मरण कर रहा हूँ। मेरे परिवार के मेरे बड़े भाई रहे हैं। मेरी माता जी से, आई से बहुत उनके निकट के संबंध रहे हैं और जयलोक परिवार को मैं अपनी परिवार का ही एक सदस्य मानता हूं और मैं अपने आप को जयलोक परिवार का मानता हूं। अजीत भाई को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सबसे पहले डॉक्टर साहब यह जानना चाहेंगे कि आपने सपनों के जबलपुर के लिए क्या मोटा मोटा प्लान बनाया? कई लोग सिंगापुर गए हैं, अमेरिका के बड़े बड़े स्वच्छ शहर देखें। कईयों के सपने में चंडीगढ़ रहता है, कईयों के सपने में मॉडर्न रायपुर रहता है। इन सारी बातों को व्यावहारिक धरातल पर उतारने की जरूरत है। अगर हम ये कहने लगे हैं कि मैं जबलपुर को सिंगापुर बना दूंगा तो ये मुंगेरी लाल का सपना होगा, क्योंकि हमारी जो अधोसंरचनाएं हैं, जो पहले से बनी हुई रचनाएं हैं, उनको कैसे खत्म करेंगे। परंतु उसके अंदर जो सुधार लाने की संभावना है, वो सुधार लाने की व्यवस्था अपने पास में, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ जो नया शहर बने आने वाले, और केवल मैं आने वाले 5 वर्षों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आने वाले 25 वर्षों की बात कर रहा हूं। हम आज जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो ढांचा बनाएंगे, जो रूट मैप बनाएंगे, वो 25 साल का होगा कि 25 वर्षों के बाद क्या शहर का स्वरूप होगा और किस प्रकार से हम शहर को आगे ले जाएंगे। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि हमारा केंद्र बिंदु है 120 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड। उस 120 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड के अंदर का जबलपुर और उसके बाहर का जबलपुर, वो नया जबलपुर होगा। पुराने जबलपुर के अंदर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उनको इंप्रूव करेंगे और उनको बदल नहीं सकते। अब पुरानी जो पुराना है उसमें क्या बेस्ट हो सकता है? भाई शहर अच्छा कब लगता है? जब शहर के अंदर जाइए, दोनों तरफ भव्य सुंदर बिल्डिंग्स हों, हर प्रकार की व्यवस्थाएं, रोड्स एकदम शानदार हों। और ये सारी चीजें अगर हमको वहां पर देखना है तो क्या हम पुराने सब बिल्डिंग्स को गिरा देंगे? संभव नहीं है भाई। जिसका पुराना 50 साल पुराना घर है, उसका घर हम उसको यह आदेश तो नहीं दे सकते इसको तोड़ो नया बनाओ। अच्छा, हम ये आदेश तो जारी नहीं कर सकते कि सारी की सारी बिल्डिंगें ग्रीन और ब्राउन कलर की होंगी या ब्लैक एंड वाइट कलर की होंगी। तो कुल मिलाकर के जो नया शहर बसेगा, मौजूदा उपस्थिति में जो बेस्ट पॉसिबल है वो करेंगे। बेस्ट पॉसिबल है, अच्छी सड़कें बन जाएं, गुणवत्तापूर्ण सड़कें बन जाएं, उनके अंदर स्लोप बराबर हो ताकि वो पानी से डैमेज ना हो। स्लोप से जब बाहर पानी बरसात में गिरे तो उसकी निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो। जो 90% जो 90% व्यवस्था ऑलरेडी बन चुकी है, उसको कनेक्ट भर करना है। जो बार बार लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि 300 करोड़ की जो योजना बनी उसका क्या हुआ, तो वो तो केवल कनेक्ट होने का इंतजार कर रही है। सारा काम हो गया है, मुझे तो केवल उसकी भूमि पूजन करना है। डॉक्टर साहब, आपने अभी पुराने साक्षात्कारों में इन बातों को बहुत स्पष्ट कर दिया कि आप जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद पूर्ण रूप से जबलपुर के विकास 24/7 की आपने बहुत बड़ी घोषणा कर दी कि आप वेतन नहीं लेंगे। और जो शहर ने मुझे इतना दिया है, इतना प्यार दिया है, इतनी इज्जत दी है, आज शहर के किसी भी कोने में जा रहा हूँ, आदमी मेरे को पहचान रहा है, चेहरे से पहचान रहा है। मेरे को अपने फ्लेक्स होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं है। मैं शहर के किसी भी कोने में किराने की दुकान में चला जाऊं,
और कहूं कि भैया मैं डॉक्टर जामदार हूं, मुझे 10 रुपए की चीज चाहिए, मेरे पास अभी पैसा नहीं है, आदमी खुशी से दे रहा है। ये पाया है पिछले 40 साल। ये तो संस्कार धानी का प्रेम रहा आपके प्रति, जो क्योंकि आप आज फील्ड में है, मैदान में है, तो ये सब सारी बातें उमड़ के सामने आ रही हैं। एक डॉक्टर दूसरा सवाल मेरा ये है कि ऐसी 5 प्राथमिकताएं आपकी क्या रहेंगी जिनको आप सबसे पहले एग्जीक्यूट करना चाहेंगे? हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है नर्मदा। हमारे आध्यात्मिक ही नहीं तो पूरे के पूरे जबलपुर की माँ ये नर्मदा है, ये श्रद्धा का केंद्र है। और नर्मदा जी के अंदर मिलने वाले जितने नाले हैं, जलमल निकासी की जो व्यवस्था नर्मदा जी के अंदर हो रही है, उसको व्यवस्थित करना। और बार बार ये विषय चलाते रहते हैं लोग, काम ऑलरेडी शुरू हो गया है भाई। मुझे स्मरण है नर्मदा यात्रा के आप प्रदेश संयोजक थे, आपने उसमें बहुत काम किया पूरा। को देखा और हाँ, आपने बहुत होमवर्क भी करके रखा था। पूरे अमरकंटक से लेकर अलीराजपुर तक जो 16 जिले आते हैं नर्मदा जी के तट पर, उन सारे जिलों पर मेरा अध्ययन है। और सबके लिए जो संयंत्र बनना है उसका रोड मैप तैयार है, और वो निश्चित रूप से हम आने वाले 2 वर्षों के अंदर उसको एग्जीक्यूट करके चालू कर देंगे। तो नर्मदा जी के अंदर मिलने वाला 90% जलमल व्यवस्थित हो जाएगा, वो एसटीपी लग जाएगा, उसकी व्यवस्था पूरी हो जाएगी। 5-10% जो छोटे मोटे नाले हैं, जो छोटी छोटी बस्तियों से आते हैं, उनको चिन्हित करके आने वाले समय में उनके ऊपर भी प्लांटिंग वाले की व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा नर्मदा जी के ये पहली प्रायोरिटी है हमारी। नर्मदा जी के चारों तरफ, दोनों तरफ सघन वृक्षारोपण, माई को हरियाली चुन रही। ये बरसात का सीजन है, तो हमारी दूसरी प्रायोरिटी बरसात के दौरान जितनी सरकारी जमीनें हैं नर्मदा जी के किनारे, उन पर सघन वृक्षारोपण आदेश जारी हो गए हैं। चाहे वो वन विभाग हो, चाहे वो पंचायत के हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के हो, चाहे नगरीय निकायों की जमीनें हो, वो जमीनें जो खाली हैं, जो नर्मदा जी के कैचमेंट में, नर्मदा जी के किनारे हैं दोनों तरफ, वहाँ सघन बड़े वृक्षों का वृक्षारोपण। क्योंकि ये सीजन अभी 4 दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद बरसात आ जाएगी, फिर वृक्षारोपण चलेगा 3 महीने तक। तीसरी प्रायोरिटी, जब बरसात होती है, जब 3 घंटे में 1 इंच बरसात होती है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आज हम इंग्लैंड को देखें तो वहाँ क्या होता है कि हर 2 घंटे में आधा इंच बरसात होती है। तो बरसात होती है, शहर साफ हो जाता है और कहीं वाटर लॉगिंग नहीं होता। हमारे यहाँ कभी कभी क्या होता है, 10 घंटे में 12 इंच। अब जब 10 घंटे में 12 इंच बरसात होती है, तो किसी भी शहर की सिस्टम उसको होल्ड नहीं कर पाती। बम्बई का उदाहरण है, बम्बई से ज़्यादा डेवलप्ड, बम्बई से ज़्यादा पैसे वाला, बम्बई से ज़्यादा फाइनेंस वाला, खर्च वाला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है क्या? पूरे प्रदेश का जितना बजट होता उतना बम्बई का है। परंतु जब आज से 10 साल पहले बम्बई में जब प्रलय आया था, क्या हुआ था? घर डूब गए थे, 2-2 मंजिल, 3-3 मंजिल। तो ये प्रॉब्लम तो प्रकृति का कहर है, उससे कैसे निपटना, ये हमारी तीसरी प्रायोरिटी। जैसे ही हमारा बरसात का सीजन खत्म होगा, हमारी चौथी प्रायोरिटी होगी बरसात खत्म होते ही रोड्स का निर्माण। क्योंकि अपने यहाँ क्या होता है, थोड़ा कोऑर्डिनेशन कम होने के कारण रोड का निर्माण खिसकते 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 मार्च अप्रैल तक चला जाता है। और जब मार्च अप्रैल में टारिंग शुरू होता है और रोड्स का निर्माण शुरू होता है, तो जून तक कोई कंप्लीट नहीं कर पाता, जुलाई में बरसात आ जाती है। हमारा प्रयत्न ये रहेगा कि अक्टूबर से तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 8 महीने रोड्स का निर्माण हो, उसके लिए बजट की व्यवस्था हो। उस बजट की व्यवस्था के लिए जरूरत पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री से लड़ेंगे, हमारे ही हैं, मामा हैं, हम उनसे लड़ेंगे, फंड्स लेंगे, पर ये कहेंगे कि एक बार आप हमको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में फंड्स उपलब्ध कराएं, बड़ी संख्या में सारी रोडों को कनेक्ट करें। 5वीं जो मेरी प्रायोरिटी है वो है विद्युतीकरण। शहर की जितने सड़कें कोने कोने तक एलईडी लगेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। उसका कारण यह है कि ऑलरेडी उसकी व्यवस्था नगर निगम ने पिछले 5 वर्षों में की हुई, धीरे धीरे करके उसको रिप्लेस करते जा रहे हैं।
उसके मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट, उन सारी चीज़ों को करके जैसे ही बरसात का सीजन उसके दौरान भी चलता है, पर उसके बाद स्पीड से उस काम को कंप्लीट करेंगे। ये पहली 5 प्रायोरिटी के काम सब। मेरा अगला सवाल है कि विकास का एक नियम और है अनुशासन, और अनुशासन के लिए कई बार सख्ती लाना पड़ता है। सख्ती मीन्स कुछ ऐसे कड़े डिसीजन जो नगर हित के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ अभी आपके ऐसे जहन में है जो आपने सोचा हो कि इसको हमको सख्ती से, चाहे से सफाई से संबंधित हो या यातायात व्यवस्था से संबंधित हो? नगर संघ चालक रहा हूँ, अनुशासन का मतलब मेरे से अधिक अच्छा कोई नहीं जानता, और अनुशासन को किस प्रकार नीचे तक ले जाना मेरे से अच्छा कोई नहीं जानता। पर अनुशासन 2 प्रकार का होता है, एक जो डंडा मार के लाया जाता है, दूसरा जो लोगों को प्रेरित करके किया जाता है। मेरा प्रयास ये रहेगा और मेरा पूरा विश्वास है कि शहर ने इतना प्रेम दिया है, इतना प्यार दिया है, मेरे कहने पे अनुशासन का पालन करें। मतलब इसके अलावा एक आपने अधोसंरचना की बात करी, नगर निगम सीमा में पिछले वर्षों में नए ग्रामीण परिवेश वाले क्षेत्र को वार्ड में ले लिया गया, नगर निगम सीमा में आ रहे हैं। उनके बीच में और शहरी क्षेत्र के जो वार्ड, इनके बीच में जो फंड अलॉटमेंट होता है वो अभी लगभग इक्विवेलेंट होता है, लेकिन विकास में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस अनबैलेंस को कैसे आप देखिए? जब हम जबलपुर शहर की बात करते हैं तो उसमें ग्रामीण और शहरी ऐसा विभाजन मान्य नहीं है। जो 9 वार्ड जुड़े हैं 71 से 79 तक, उन वार्डों में निश्चित रूप से ग्रामीण परिवेश ज़्यादा है, खुली ज़मीनें ज़्यादा हैं, रोड्स वगैरह का डेवलपमेंट कम है। मेरा सीधा सीधा उत्तर है कि उसमें संतुलन लाएंगे, और संतुलन ला करके उन सारे वार्डों को व्यवस्थित करेंगे ताकि लोग उन एरियाज में प्लॉट्स खरीदकर वहाँ घर बनाएं। भाई आज आप इंग्लैंड अमेरिका में देखिए, शहर के भीतर कोई नहीं रहता, हर आदमी का घर शहर के केंद्र से, जहाँ ऑफिसेज रहते हैं, मार्केट्स रहते हैं, सारी एक्टिविटीज़ के केंद्र रहते हैं, कोई नहीं रहता। सारे के सारे लोग शहर के 40 किलोमीटर बाहर रहते हैं, 50 किलोमीटर बाहर रहते हैं, कुछ तो 100 किलोमीटर बाहर रहते हैं अमेरिका में, और 100 किलोमीटर से काम करने के लिए आते हैं। तो जबलपुर का विकास भी हम ऐसे करेंगे कि बाहर से जब शहर के अंदर आने के लिए चकाचक सड़कें बन जाएंगी तो आदमी को 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर से 20 किलोमीटर रहने में कोई फर्क नहीं महसूस होगा। तो क्राउडिंग घटेगी, ट्रैफिक कंजेशन घटेगा, फ्लाईओवर बन जाएगा तो वैसे ही कंजेशन घट जाएगा। आज हमारी जो, कल मैं वहाँ से लौट रहा था, जो 60 फीट वाइड सड़क बन रही है बर्गी कॉलोनी से, बर्गी हिल्स कॉलोनी से लेकर के और यहाँ रामपुर तक, एक बार वो बन जाएगी, एक पैरेलल सड़क बन जाएगी, बाकी का ट्रैफिक अपने आप कम हो जाएगा। लिंक रोड बन गई, बाकी का ट्रैफिक अपने आप कम हो गया। फ्लाईओवर का वहाँ का पोर्शन बन जाएगा, ऑटोमेटिकली वहाँ का फ्लाईओवर का कंजेशन कम कर देगा। डॉक्टर साहब, अंतिम सवाल पे आते हैं, मतलब सवाल तो नहीं, लेकिन कम से कम जबलपुर में 2 फ्लाईओवर मेरे दिमाग में है, उसको अभी नहीं बताऊंगा। जब योजना बन जाएगी सैंक्शन में गडकरी जी से लड़ झगड़ के करा के आऊँगा। गडकरी जी मेरे पारिवारिक मित्र हैं, मेरे घर 2 बार भोजन पे आ चुके। जब भी नागपुर जाता हूँ उनके घर पे अल्पाहार होता ही है। तो जबलपुर के लिए 2 नहीं 10 चाहिए होंगे तो 10 ला सकूंगा, पर 2 की मेरी पक्की योजना है। जबलपुर की जनता से आप क्या संदेश देना चाहते? मैंने बहुत बार ये बात मंचों पर से कही कि जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था तो माननीय मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी बार बार कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है। जबलपुर की संस्कारदानी की जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम जबलपुर के विकास के लिए 4 इंजन की सरकार देखेंगे। 1 इंजन नरेंद्र मोदी जी हैं, 1 इंजन शिवराज सिंह चौहान जी हैं, 1 इंजन हमारे सांसद भाई राकेश सिंह जी हैं, और 4था इंजन महापौर और पार्षद दल। ये चारों इंजनों की सरकार 4 चक्कों पे चलने वाली गाड़ी तेज रफ्तार से चढ़ेगी और विकास को पंख लगेंगे। हम अपने सपनों का जबलपुर बनाएंगे।